Yes, good afternoon, student. This is chapter 3rd for 11th class student. Discovering Truth, the saga continues. Written by A.R. Williams. Page number 23, last paragraph. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इजिप्ट के साउथर्न दक्षिणी दूर तरफ की तरफ क्या था, जो सन था बहुत ज़्यादा क्या था, हॉट था, गर्म था, और उन्होंने कहा द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिस। अब राइटर कह रहे हैं कि कार्टर ने इस टूट के बॉडी का रेजिन्स, उस चिपचिपे पदार्थ को लूज करने के लिए क्या किया, सन का यूज़ किया, जो कि उसके रेजिन्स को एक हैमर की तरह उसको काट कर ढीला कर सकता था, और कार्टर ने ये ऐसा करने की काफ़ी कोशिश भी की। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit। अब यहाँ कह रहे हैं कि कई घंटों तक टूट की मम्मी को, टूट की डेड बॉडी को ब्लेजिंग हेयर वेरी हॉट सनशाइन, बहुत तेज चमके धूप में उसको बाहर रखा। दैट हीटेड, उसने उस बॉडी को क्या कर दिया, हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 149 डिग्री तक उसको काफ़ी, उस कॉफिन को काफ़ी गर्म कर दिया। नथिंग बर्ड्स बट कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। अब यहाँ पे कार्टर रिपोर्ट किया साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कि जो भी जमा हुआ पदार्थ है, जो रेजिन्स है, जो उसकी किंग के लिम्स और ट्रंक के साथ बिल्कुल नीचे जो है जमे हुए हैं, उनको क्या करना है, चिसल अवे। हियर चिसल अवे मीन्स टू कट समथिंग विद अ चिसल, लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, कि उसे उस इंस्ट्रूमेंट से उसको काट देना पड़ेगा जो कि इसकी लिम्स और ट्रंक के नीचे हैं। इट वॉज पॉसिबल, तभी किंग्स के रिमेन्स को, किंग्स के पार्ट्स को उठाना वहाँ से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि टूट की जो बॉडी थी वो उसके कॉफिन से उस रेजिन की वजह से इतनी ज़्यादा चिपकी हुई थी कि उसके बॉडी को उससे अलग करना काफ़ी इम्पॉसिबल था, और उस ब्लेजिंग सनशाइन ने भी कोई इसके ऊपर असर नहीं डाला था। अब उन्होंने कहा था कि इसके लिम्स को, ट्रंक को इसके अलग करना पड़ेगा। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and stripped it apart to remove the gold। अब यहाँ जो कार्टर अपने बचाव में, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो क्या कह रहे थे कि if he hadn't, अगर उन्होंने टूट की मम्मी को उस कॉफिन से फ्री नहीं किया होता तो क्या होता, थीव्स मोस्टली सर्टेनली वुडंट हैव सर्कुमेंटेड, कि जो सर्कुमेंटेड मीन्स फाइंड अ वे अराउंड, मतलब जो थीव्स थे वो वुड हैव फाउंड अ वे टू टैकल द गार्ड्स एंड रिमूव द गोल्ड फ्रॉम द टूम। तो उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते, जो चोर थे वो गार्ड्स को क्या करते, चकमा दे करके किस न किस तरीके से टूट की मम्मी से जो गोल्ड है उसको चुरा के ले जा सकते थे। सो इन ट्यूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। तो ट्यूट के समय में जो रॉयल, जो शाही परिवार थे, जो राजा महाराजा लोग होते थे, उनके पास फैबुलसली में बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से बहुत ज़्यादा वो वेल्दी होते थे, धन दौलत वाले होते थे। एंड दे थॉट और हॉप, वे सोचते थे या उनको ऐसे हॉप थी कि दे वुड टेक देयर रिचेस विद देम,
कि वो जितना भी उनके पास प्रॉपर्टी है, जो भी गोल्ड है, जो भी सारा पैसा है, वो डेथ के साथ अपने साथ ही ले जाएंगे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वॉज लैविश्ड विथ glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the new now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब यहाँ देखिए कि for his journey to the great beyond, जब ट्यूट की डेथ हुई तो उसकी नेक्स्ट जर्नी के में किंग ट्यूट को लैविश्ड मीन्स कवर्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, बहुत ही शाइनिंग जो चीज़ें थी उनसे उसको लाद दिया गया था, कवर कर दिया गया था। उनमें कौन से गुड्स थे? वो सामान था प्रेसियस कॉलर्स थे, इनलेड क्या होता है? ए डेकोरेटेड पैटर्न ऑन ए सरफेस, कि जो भी डिज़ाइन होता है उसका एक सरफेस पे काफ़ी डेकोरेटिव जो पैटर्न बने हुए होते हैं। सो उसके ऊपर नेकलेस, ब्रेसलेट्स जो कि हम हाथों में पहनते हैं, रिंग्स, अंगूठिया, एमुलेट्स इज ऑल्सो ए ऑर्नामेंट ऑफ ज्वेल्स। इट इज़ यूज्ड थॉट टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल एंड डेंजर। ये इसको हम ताबीज भी बोलते हैं, जिसको किसी बीमारी या डर से बचाने के लिए इसको पहना जाता है। A ceremonial apron means a protective garments worn over the front of one's cloth and tied at the back. इसको हम अपने बॉडी पर आगे की तरफ पहनते हैं, उसको बैक में इसको बांध जाता है। That is called ceremonial apron. Sandals, चप्पल, sleeves for his fingers and toes. Chair, a close fitting cover जो उन्होंने अपनी टोज और फिंगर्स पे पहना हुआ था। एंड नाउ आइकनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। एंड आइकनिक क्या होता है? आइकनिक समथिंग हु इज सिंबल। जो इसकी जो ये इनर कॉफिन थी, ये बहुत ज़्यादा एक अपने आप में सिंबल थी। इसका जो साइज था, जो डिज़ाइन था, वो बिल्कुल ट्यूट की बॉडी के साइज का बना हुआ था। और जो मार्क्स, जो भी सब चीज़ें यहाँ लगा रखी, ऑल गुड्स वर प्योर ऑफ गोल्ड। तो टू सेपरेट ट्यूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, तो उस ट्यूट को उसके एडोरमेंट्स, उसके ऑर्नामेंट्स से अलग करके कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। तो कार्टर के और लोगों ने क्या किया? ट्यूट की ममी के हेड को अलग कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट्स, और उन्होंने जो मेन जो जोड़ थे, ज्वाइंट्स थे बॉडी के, उनको हर एक को सीवियर मीन्स काट दिया। सो वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, व्हेन दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे रिअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑफ अ लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। और अपना काम करने बाद उन्होंने क्या किया? ट्यूट की बॉडी को फिर से उसके सारे पार्ट्स को रिअसेंबल कर दिया, जोड़ दिया, और एक वुडन के बॉक्स के अंदर, लकड़ी के बॉक्स के अंदर सैंड के ऊपर उसको विद पैड लगा के उसको फिर से कंसील्ड द डैमेज, जो उसके पार्ट डैमेज हो गए थे उसको कंसील्ड मीन्स हाइड कर दिया और उसको वापस रख दिया। द बेड वेयर ट्यूट नाउ रेस्ट। अब जहाँ पे ट्यूट जो है इस टाइम उसको दफनाया गया है, रखा गया है, वो वही जगह पे है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज substantially in the intervening decades. What is intervening? Occurs in the time between events. यानी कि जो आज जो डेट है, जो उस टाइम की जो डेट है, उसके बीच जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंटरवेंटिंग डिकेड्स। जो बीच की जो डिकेड्स थी उसमें फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रोड्यूसिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। इंट्रोड्यूसिंग मीन्स टू अराउज वंस क्यूरोसिटी, कि जो हमारे अंदर सनसनी पैदा कर देती है। तो अब कह रहे हैं राइटर कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजी में भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। फोकसिंग अब वो क्या है? ट्रेजर, यानी कि पहले क्या लोग ट्रेजर फोकस करते थे, लेकिन आजकल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ट्रेजर की बजाय फोकस कम करते हैं
मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, वे लाइफ की डिटेल्स के ऊपर और मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, डेथ की मिस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। इट ऑल्सो यूजेस मोर सॉफ्टिकेटेड टूल्स, अब क्यों काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, इसलिए ये आजकल जो है एडवांस सॉफ्टिकेटेड एडवांस टूल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें वो मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी शामिल करते हैं। सो इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, सो कार्टर डिस्कवरी किया था ट्यूट का 1922 में, यानी कि उसके 40 साल से ज़्यादा समय हो गया है। एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रे द ममीज, एनाटॉमी शरीर रचना की जो प्रोफेसर थे उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग, और उन्होंने बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताया। Beneath the resins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. वो कह रहे हैं कि जो ट्यूट की जो बॉडी थी जिस पे रेजिन्स लगा हुआ था, उसके नीचे जो ब्रेस्ट थी उसकी ब्रेस्ट की बोन्स और जो फ्रंट जो रिब्स जो पसली थी वो क्या थी, वो मिसिंग हुई थी। ये उन्होंने डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट टिल हियर यू विल रीड एंड revise the complete lesson. Tomorrow we will start from here. Thank you.